देखिए, उभरता हुआ देश है और जब हम भी एक पैसेंजर के तौर पर फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो इस बात को लेकर सुनिश्चित रहते हैं। आपको सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना है, लगेज का आपको चेक कराना है, आपको हर बार चेकिंग करनी है। और ऐसे में अगर लैप्स की खबरें सामने आएंगी तो यात्रियों के मन में थोड़ा सा डर जरूर है, वो पैदा होगा। और क्या यही मेजर जनरल सर, यही मंशा ऐसे कॉल्स के पीछे हो सकती है कि आप यात्रियों के मन में एक शंका पैदा करिए, एक डर पैदा करिए कि आसमान में आप उड़ रहे हैं, आपकी फ्लाइट के साथ कुछ भी हो सकता है, और फिर इसे इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ लेकर चलिए। बिल्कुल, आप देखिए कि बिल्कुल प्राची जी बिल्कुल ठीक कह रही है कि जब भी ये फ्लाइट डाइवर्ट होती है, जैसे कि सिकंदर साहब ने बताया था कि शायद उनको नहीं बताते इमीडिएटली, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बताना पड़ता है कि हम दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। पैसेंजर्स को पता चलता है, बाद में उतारा जाता है, सभी सामान की चेकिंग होती है, उनकी चेकिंग होती है, तो एक बड़ा हैरेसमेंट होता है। और एक तरह से अभी जैसे 100 कॉल आ गई है, 150 कॉल आ गई पिछले 9 दिन में, तो समझिए कि एक आम जनता में एक पैनिक का माहौल बन गया कि पता नहीं मैं जाऊं, मेरी फ्लाइट कब उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, या उड़ेगी भी तो कब पहुंचूंगा, क्या मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा, क्या अपनी बीमार माँ को देख पाऊंगा। ये सब बातों को देखते हुए एक बड़ा ही एक पैनिक वाली सिचुएशन डेफिनेटली हो रही है। खास तौर से जैसे अभी बताया था कि त्योहारों का माहौल है, काफी ट्रैवल होता है, तो एक इकोनॉमिक चोट पहुंचाने की है। दूसरा, जब भी कोई फ्लाइट डाइवर्ट होती है तो कई खर्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्राची जी अब बता रहे थे कि चाहे वो उनका एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्चा हो, वहां लैंडिंग के बाद ग्राउंड स्टाफ का खर्चा हो, पैसेंजर्स को संभालने का खर्चा हो, उसके बाद ओवर टाइम का खर्चा हो, ये कई खर्चे मिला के कई बार 60 70 80 लाख, कभी कभी 1 करोड़ तक का खर्चा तक पहुंच जाता है, या उससे ज्यादा भी हो जाता है अगर आप कहीं विदेशों में लैंड कर रहे हैं। तो ये हर एक में फाइनेंशियल खर्चा, देश की इमेज का नुकसान, और पैसेंजर को तकलीफ। और करने वाला कौन है? ये कोई आतंकवादी ग्रुप ही है, कोई आम आदमी टीनेजर नहीं है। प्लान्ड है ताकि भारत की इमेज, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार पहले भाई इस तरह की बयानबाजी भी आई है कि हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। हाँ, ये नुकसान पहुंचाने की ओवरऑल चाल का एक हिस्सा है। और अगर चाहे, मैं तो कहता हूँ जैसे भी आपने बताया था, पन्नू ने कॉल किया है, तो आज हम वहां हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है। जब उसने ऐसी कॉल पूरे पब्लिक फोरम में किया है कि 1 से 19 नवंबर तक ट्रैवल नहीं करे, तो क्या एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ? क्या वो देश एक्शन ले रहे हैं उसके खिलाफ जिसने की एक तरह से टेररिस्ट टाइप एक्शन ने कॉल दी है लोगों को? तो ये चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं हमें एक इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन भी करना पड़ेगा, अपने मित्र देशों की मदद भी लेनी पड़ेगी, और जरूरत पड़े तो ये कानून, अब देखिए क्या कानून था, अब कानून बदली हो रहा है। अब देख, नो फ्लायर जोन से क्या मतलब हो गया? नो फ्लायर से ठीक है भाई, मत उड़ाओ मुझे, जब तक एक कड़ी सजा नहीं होगी। अभी तक इसकी सजा ही नहीं थी, इनको क्रिमिनल एक्ट के तहत बिल्कुल। डील आप किया नो जाता है कि फ्लायर कर आपने भी रहे हैं, पब्लिक। लेकिन कम से कम ये तो पता चले ना कि वो लोग हैं कौन, इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है या फिर कोई कोई साजिशन कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है। पहले ये तो पता चले कि आखिर ये है कौन, ये कर क्या रहा है, और ये क्यों नहीं पकड़ में आते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित दुबे जी भी जुड़ गए हैं साइबर एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत है अमित जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, यहाँ जितने भी एक्सपर्ट हैं इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, या गंभीरता इसी बात को लेकर है कि 9 दिन से ज्यादा बीत गए, बार बार हॉक कॉल्स आ रही हैं कि एक दिन में 30 से 35 फ्लाइट्स को धमकाने की खबर सामने आ रही है। इन्हें पकड़ क्यों नहीं पाते? ये इतना मुश्किल कैसे हो जाता है कि हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये उस जगह पर बैठा हुआ है या इस जगह पर बैठा हुआ है, ये शख्स हो सकता है? क्या मुश्किलें आती है? देखिए, कारण सेम ही है। जो टेक्नोलॉजीज की इनेबलमेंट है वो इस हद तक हो चुकी है कि कोई व्यक्ति यदि चाहे तो अपने हक को काफी हद तक एनोनिमस कर सकता है, छुपा सकता है। पहले लोग वीपीएन यूज करते थे, उसके बाद स्पूफ कॉलिंग करने लगे, फिर लोग ब्लॉकचेन बेस्ड वीपीएन यूज कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसी डेडिकेटेड डिवाइस आ गई। पहले मैं समझाता हूँ कि वीपीएन होता क्या है। कि यदि आपको कोई ईमेल आ रही है, प्रोटोन मेल से आ रही है, तो प्रोटोन मेल खुद ही एक ऐसा सर्वर है जो किसी की रियल आईपी एड्रेस नहीं देता। ये डार्क वेब पर ज्यादा एक्टिव होता है। अब ऐसी सर्विसेज क्रिमिनल के पास हैं, वो आपको ईमेल कर सकते हैं और मैसेज पास ऑन कर देंगे। फिर एनोनिमस चैट एप्स हैं जिसके थ्रू आप मैसेज पास करोगे, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। फिर ऐसे वीपीएन सर्वर हैं कि आपकी जो आईपी एड्रेस रियल है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड रूट से स्विच होकर आएगी कि जो रियल आईपी तक पहुंचने में आपको 10 साल लग जाएंगे यदि आप प्रॉपरली प्रोसेस से चलते हैं। तो ये जो सिस्टम बन गया है लोगों की डिजिटल प्राइवेसी के नाम पर जो ऑफरिंग हो रही है, उससे क्या होगा, क्रिमिनल को ज्यादा फायदा होता है। क्रिमिनल को पता है कि मैं ऐसा करके छुपा रह सकता हूँ। फिर एक कॉल स्पूफिंग फैसिलिटी होती है। अभी लगातार आपने देखा होगा कि कॉल आते हैं, जैसे कि आप ही के नंबर से मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ,
किसी के भी नंबर से किसी को कर सकता हूं। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है सिस्टम में, ये इसलिए दी गई थी, कॉलर आईडी एक्सचेंज बोलते हैं इसको, कि आप यदि एक्सचेंज सेटअप कर लें तो एक्सचेंज पर आप कोई भी नंबर डाल देंगे तो वो नंबर सामने वाले को दिखाई देगा। अब ये फैसिलिटी क्रिमिनल अपने मिसयूज में करते हैं। अब आपके नंबर से भी कॉल आ रहा है तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? फिर ऑपरेटर से पूछते हैं तो ऑपरेटर बोलता है कि ये तो वाइप कॉल है, तो किसी इंटरनेट के थ्रू आया। फिर पूछते हैं तो नीदरलैंड से आया है, नीदरलैंड में फिर वीपीएन यूज किया हुआ है, तो एक्चुअल सर्वर रशिया में कहीं होगा। सो ये जो चेन है इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि यदि पुलिस चाहे भी तो इमीडिएट कुछ नहीं कर सकती, हाँ। और उसमें बहुत वक्त लगता है थॉरो इन्वेस्टिगेशन।